गुड इवनिंग। सो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांस का रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, तो उस रिवॉल्यूशन के बाद कुछ चेंजेस वहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश किया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश किया गया फ्रांस में। सेकेंड नंबर, ताइथ जो था, टैक्स जो इम्पोज करते थे चर्च, इसको भी एबोलिश किए। और फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट का जो लोग जो है स्पेशल प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे, इसको भी एबोलिश किए। और किंग का जो पावर जो है इसको भी कंट्रोल करने का काम हुआ। ठीक है। आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है कि फ्रांस रिवोल्यूशन के बाद अब होता क्या है। तो ठीक है, तो रिवोल्यूशन के बाद ये कुछ चेंजेस तो मैंने बता दिए। उसके बाद जो बड़ा चेंजेस जो है वो है फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दैट मीन्स फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मोनार्की में डिफरेंस क्या है ये आप समझ लीजिए कि 1789 से पहले फ्रांस एक एब्सोल्यूट मोनार्की था। एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स मोनार्क जो है, किंग जो है, उससे ऊपर में कोई हो ही नहीं सकता, वो ऑल इन ऑल है। ठीक है। और यहाँ पर 1789 के रिवोल्ट के बाद फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। तो मोनार्की से पहले कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको इस तरह से समझना होगा कि 1789 के बाद फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। कहने का मतलब ये होता है कि किंग जो है वो अपना जो विल से, ठीक है, जो चाहे वो नहीं कर पाएंगे, किंग से अबोव में रहेंगे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग किंग को काम करना होगा। दैट मीन्स ये एक बड़ा सा चेंजेस हुआ 1789 का रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में। ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो फ्रांस बना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए भी तो टाइम लगेगा। जैसे कि इंडिया का बात करते हैं, तो इंडिया में 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन राइट करने के लिए जनरली हम लोगों को 2 years 11 month 18 days लगा था। तो इसी तरह से फ्रांस में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए टाइम तो लगा है। तो ये जो नेशनल असेंबली जो था फ्रांस का, ठीक है, ये नेशनल असेंबली ने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार कर ली। ठीक है। 1791 में रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में 1789। ठीक। और फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिए नेशनल असेंबली ने 1791 में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिए। ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्लेयर क्यों किया गया। ठीक है। तो फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्यों डिक्लेयर किया गया, इसके लेकर के सिंपल सा एक ही आंसर यही है कि किंग जो है, दैट मीन्स मोनार्क जो है, उनका पावर को कंट्रोल करने के लिए, ही यहाँ पर फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्लेयर किया गया। ओके। अब फ्रांस को जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्लेयर किया गया, तो किंग का पावर को कंट्रोल कैसे किया है इस चीज़ को देखते हैं कि किंग का पावर को कंट्रोल करने के लिए जनरली यहाँ पर पावर जो है ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में सेपरेट किया गया। दैट मीन्स पावर को डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में बांटा गया, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में बांटा गया। इससे पहले 1789 से पहले लेजिस्लेचर मतलब कानून जो बनाता था वो भी किंग ही बनाते थे। ठीक है। किंग जो बोलेंगे वही कानून। एग्जीक्यूटिव जो है, दैट मीन्स कंट्री को रन करना, वो तो किंग थे ही। ओके। और जुडिशियरी मतलब जो जस्टिस देने का जो काम होता है, ठीक है, कौन राइट है कौन रॉन्ग है वो डिसीजन करना, वो भी किंग ही करते थे। जुडिशियरी भी वही होते थे, लेजिस्लेचर भी वही होते थे, एग्जीक्यूटिव भी वही होते थे। और होता ऐसा ही है एब्सोल्यूट मोनार्की में, जो किंग बोलेंगे वही कानून। ठीक है। तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं हुआ। 1791 में फ्रांस जैसे रिपब्लिक बनता है तो पावर बांटा गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। तो लेजिस्लेचर का काम रहेगा सिर्फ कानून बनाना। ठीक है। एग्जीक्यूटिव
कंट्री को रन करेगा, देश को चलाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, और जुडिशरी जो है जस्टिस देंगे, जस्टिस देने का काम करेंगे। जैसे कि इंडिया में जो है जितना भी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट से वो जुडिशरी का पार्ट है, ठीक है। तो कौन रॉन्ग है कौन राइट है वो जस्टिफाई करना है उनका काम में। तो इस तरह से पावर यहाँ पर डिवीजन कर दिया गया। दैट मीन्स वन पर्सन का हैंड में पावर कंसंट्रेट होकर के रहने को नहीं दिया गया, ठीक है, ताकि किंग को जो पावर को कुछ कंट्रोल कर सके, लिमिट कर सके। ओके, अब हम लोग इसको इस फिगर से समझेंगे, ठीक है, इस इमेज से समझेंगे। ओके, अब और एक चीज़ समझिए कि 1789 से पहले, अभी फिगर का नहीं देखना है, अभी मुझे देखना है, ठीक है। 1789 से पहले जो फ्रांस का जो सोसाइटी जो था 3 स्टेट में डिवाइड था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, है ना। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट टैक्स पे नहीं करते थे, थर्ड स्टेट टैक्स पे करते थे। तो अब 1789 के बाद, दैट मीन्स रिवॉल्यूशन के बाद, जैसे ही फ्रांस रिपब्लिक बनता है, अब फ्रांस का सोसाइटी को, दैट मीन्स फ्रांस का जो सिटीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम हुआ। फिर 2 पार्ट में, वो है एक एक्टिव सिटीजन्स और दूसरा है पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स पहले 3 स्टेट में थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। अब जैसे ही फ्रांस रिपब्लिक बनता है, फ्रांस का सोसाइटी को, सिटीजन्स को डिवाइड करने का काम हुआ 2 पार्ट में, 2 ग्रुप में, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स, ठीक है, जो जस्ट नीचे में दिया हो, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। अब एक्टिव सिटीजन्स कौन होते थे, बस इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक्टिव सिटीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर एक्टिव सिटीजन मतलब जेनरली मेल ही होते थे, फीमेल का तो कोई सवाल ही नहीं है। दैट मीन्स फीमेल तो वहाँ पर भी डोमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड था ही। एक्टिव सिटीजन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में सेट करना होगा आपका कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेल, ओके, फीमेल नहीं, मेल। सेकेंडली 25 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, मिनिमम एज जो होना चाहिए 25 ईयर्स, ठीक है। और उससे अबव तो मेंशन नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, 90, 100, जो भी बुढ़ा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किंतु 25 ईयर्स एंड अबव एज होना चाहिए। 25 ईयर्स भी चलेगा और उससे ज़्यादा भी कुछ भी हो, ओके, उससे ज़्यादा। तो ये एक्टिव सिटीजन। और थर्ड के दे ऑल्सो शुड पे मिनिमम 3 days ऑफ ए लेबर्स वेज, ओके। दैट मीन्स ये लोगों को टैक्स भी पे करना पड़ता था। और टैक्स कितना पे करना है, एक लेबर का जनरली 3 days का वेज जो होगा, एक लेबर का 3 days का वेज जो होगा, उतना बराबर का मिनिमम टैक्स इन लोगों को पे करना होगा, तभी वो एक्टिव सिटीजन होंगे। दैट मीन्स एक्टिव सिटीजन कौन हो सकते थे, इसमें 3 पॉइंट आया। फर्स्ट तो मेल एंड ओनली मेल। सेकेंडली 25 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, ओके। कौन, फीमेल, तो मेल तो सिर्फ बोल दिए, तो फीमेल तक बात ही नहीं है। 25 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, ठीक है। और थर्ड, दे ऑल्सो शुड पे, ओके, टैक्स इक्वल्स टू आ लेबर्स 3 days वेज। दैट मीन्स एक लेबर का 3 days का वेज जितना होगा, मिनिमम उतना टैक्स पे करना है, तभी वो एक्टिव सिटीजन होगा, नहीं तो उसको एक्टिव सिटीजन नहीं कहेंगे, ठीक है। ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना होगा। अब ये एक्टिव सिटीजन क्या करेंगे, एक्टिव सिटीजन का पास राइट है वोट देने का, और सिर्फ एक्टिव सिटीजन को ही राइट है वोट देने का। अब बाकी जो रिमेनिंग सिटीजन रह गए वो पैसिव हो गए। तो पैसिव में कौन है, फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल तो टोटल हो गया, ठीक है, फीमेल टोटली पैसिव हो गया। सेकेंडली 25 ईयर्स से बिलो एज का जितना भी मेल है वो भी पैसिव हो गया, ओके। और थर्ड है 25 ईयर्स एज एंड एबोव का जो भी मेल जो है, अगर टैक्स पे नहीं करता है, मिनिमम ए लेबर्स 3 days वेज। दैट मीन्स एक लेबर का 3 days का वेज जो है, उतना बराबर का अगर वो ये टैक्स पे नहीं करता है, तो वो भी पैसिव सिटीजन कहेंगे, ठीक है। तो ओके,
एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वोट नहीं दे सकते हैं और वोट में इलेक्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब पैसिव सिटीजन वोट नहीं दे सकते हैं और वोट में इलेक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एक्टिव सिटीजन जो है ये लोग वोट दे सकते हैं। अब वोट दे करके किसको चुनेंगे? एक्टिव सिटीजन जो है वोट दे करके चुनेंगे इलेक्टर्स को, ठीक है, इलेक्टर्स को चुनेंगे। और इलेक्टर्स रहता था अप्रोक्स 50,000 इलेक्टर्स चुना जाता था। अब इलेक्टर्स जो है वो कौन इलेक्ट हो सकते थे? इलेक्टर्स जो होते थे वो कौन हो सकते थे? जनरली जो ज़्यादा टैक्स देते थे वही लोग इलेक्टर्स हो सकते थे। टैक्स जो सिर्फ 3 days का एक लेबर का वेज का टैक्स दे रहा है तब तो वो सिर्फ एक वोट दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ सिंपल सा एक्टिव सिटीजन है और वो इलेक्टर्स नहीं हो सकता है। इलेक्टर्स वही हो सकता है जो ज़्यादा टैक्स देगा। और कितना इलेक्टर्स चुनते थे? 50,000 इलेक्टर्स चुना जाता था। और फिर ये इलेक्टर्स जो है इलेक्ट करते थे किसको? नेशनल असेंबली को। और नेशनल असेंबली में टोटल 745 मेंबर्स होते थे। दैट मीन्स इलेक्टर्स जो है 745 मेंबर्स जो है नेशनल असेंबली को वो इलेक्ट करते थे इलेक्टर्स। अब नेशनल असेंबली का मेंबर्स भी कौन हो सकते थे? वो भी वही बात है कि जो ज़्यादा टैक्स देते थे वही लोग नेशनल असेंबली का मेंबर होंगे। जो लोग ज़्यादा टैक्स देंगे वही लोग इलेक्टर्स भी होंगे, ठीक है। बाकी तो जो है सिर्फ 3 days का एक लेबर का वेज इक्वल्स टू टैक्स पे कर रहा है वो लोग सिंपल एक्टिव सिटीजन ही रहेंगे। ओके, तो अब ये जो नेशनल असेंबली तक हम लोग पहुंच गए। अब नेशनल असेंबली का फंक्शन क्या है समझो। नेशनल असेंबली जो है लॉ मेकिंग करेगा। दैट मीन्स अब फ्रांस में कानून कौन बनाएगा? किंग नहीं बनाएंगे, नेशनल असेंबली कानून बनाएंगे, ठीक है। लॉ मेकिंग का पावर है नेशनल असेंबली का पास। इतना ही नहीं, नेशनल असेंबली कंट्रोल करेंगे किंग को भी। किंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहेगा और लॉ जो है बना रहा है नेशनल असेंबली। दैट मीन्स नेशनल असेंबली किंग को कंट्रोल करेंगे। और सिर्फ किंग ही तो पूरा फ्रांस का नहीं चलाएंगे, उनका साथ साथ बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह होंगे। वो मिनिस्टर्स का अपॉइंट जो है वो किंग ही करेंगे, ठीक है। मिनिस्टर्स जो होगा वो अपॉइंट किंग ही करेंगे, किंतु उन मिनिस्टर्स पर भी कंट्रोल किनका रहेगा? नेशनल असेंबली का। दैट मीन्स नेशनल असेंबली कंट्रोल करेंगे किंग को भी, नेशनल असेंबली कंट्रोल करेंगे मिनिस्टर्स को भी। हाँ, यहाँ पर एक वीटो भी है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि नेशनल असेंबली ही ओवरऑल है, ऐसा नहीं। अब नेशनल असेंबली को ही ओवरऑल बनाएंगे तो फिर उनका पास ज़्यादा पावर होने लगेगा। तो फिर उस तरह से एक्ट करने लगेंगे जैसे पहले किंग कर रहे थे। तो इसलिए पावर को बैलेंस करके रखना जरूरी है। इसलिए किंग को दिया गया वीटो पावर। किंग को दिया गया वीटो पावर। ये वीटो भी नहीं है, एक्चुअली इसको लिखना चाहिए था सस्पेंशन वीटो। तो किंग को मिला था जो वीटो पावर, वो सस्पेंशन वीटो मिला था फ्रांस में। तो सस्पेंशन वीटो क्या होता है? देखो, इंडिया में भी इंडिया का प्रेसिडेंट जो है, इंडिया का प्रेसिडेंट को सस्पेंशन वीटो का पावर भी है। तो सस्पेंशन वीटो का पावर क्या है वो आप समझ लीजिए। जैसे कि इंडिया का पार्लियामेंट कोई भी एक बिल पास करते हैं, तो बिल पास करने के बाद जब प्रेसिडेंट का पास उस बिल को भेजेंगे तो प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, तब वो एक लॉ बन जाता है, ठीक है। अब सस्पेंशन वीटो क्या है कि प्रेसिडेंट का पास ये पावर है कि जैसे ही पार्लियामेंट ने बिल पास करके प्रेसिडेंट का पास भेजा तो प्रेसिडेंट भी तो कुछ नखड़ा कर सकते हैं। उस बिल को कुछ दिन तक रोक देंगे। प्रेसिडेंट बोलेंगे कि इस बिल में कुछ रिफॉर्म लाओ, कुछ चेंजेस लाओ, वो रिकमेंड करेंगे कुछ चेंजेस लाओ, ठीक है। तो इस तरह से वापस भेज सकते फिर से पार्लियामेंट में। तो इसी को कहते सस्पेंशन वीटो। और सस्पेंशन वीटो क्यों कहा गया है? क्योंकि और फिर वापस पार्लियामेंट वही बिल को फिर प्रेसिडेंट का पास भेजते हैं तो प्रेसिडेंट का कोई खैर नहीं, उनको साइन करना ही होता है, ठीक है। दैट मीन्स कुछ हद तक, कुछ दिन तक वो अटका के रख सकता है। इसी तरह से किंग का पास भी जो नेशनल असेंबली जो भी लॉ बनाएंगे, ठीक है, उसको कुछ दिन तक वो इस तरह से सस्पेंशन में रख सकते थे। ये पावर था किंग का पास। दैट मीन्स सस्पेंशन वीटो पावर था किंग का पास। ओके, अब यहाँ तक किंग तक फॉर्मेशन आ गया। अब बात करेंगे जुडिशरी का। तो जज जो होते थे ये भी लोग ही वोट दे करके उसको भी चुनते थे, जो जज को भी, ठीक है। तो ये सिस्टम बना फ्रांस में
1789 का रिवोल्यूशन के बाद ये बड़ा चेंजेस आया। दैट मीन्स फ्रांस बना, एक रिपब्लिक बना। तो रिपब्लिक बनने के बाद ये चेंजेस आया। दैट मीन्स रिपब्लिक क्यों बना? किंग का पावर को कंट्रोल करने के लिए। किंग का पावर कंट्रोल कैसे किया? डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पावर सेपरेट करके। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्या था? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, है ना। ओके। और ये सिस्टम कैसे वर्क करता था? पूरा सिटीजन को टू पार्ट में बांटा गया, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन होते थे? सिर्फ मेल, 25 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, एंड ऑल्सो हु पेड टैक्स, ओके, इक्वल्स टू आ लेबर्स 3 days वेज। ये लोग एक्टिव सिटीजन होते थे। और रिमेनिंग कौन होते थे? पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन मीन्स टोटल फीमेल आ गया, और 25 ईयर्स एज से बिलो, दैट मीन्स 25 ईयर्स एज से बिलो का जितना भी मेल भी आ जाएगा, ठीक है। और 25 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव का मेल, दोज हु डिडंट पे टैक्स, ओके, इक्वल टू आ लेबर्स 3 days वेज। तो वो लोग भी पैसिव सिटीजन हो जाएगा, ओके। अब एक्टिव सिटीजन वोट दे सकते थे, पैसिव सिटीजन नहीं। तो एक्टिव सिटीजन वोट दे सकते थे, किसको देते थे? एक्टिव सिटीजन किसको चुनते थे? इलेक्टर्स को। इलेक्टर्स कितना होते थे? 50,000, ठीक है। अब इलेक्टर्स कौन बन सकते थे? जो हाईएस्ट टैक्स पे करते थे, ज़्यादा टैक्स पे करने वाले लोग ही इलेक्टर्स होते थे। बाकी गरीब का तो कोई वहाँ पर वो था ही नहीं अपॉर्चुनिटी। जैसे प्रेजेंट डे में अगर देखेंगे इंडिया में एमपी बनने के लिए ऐसा थोड़ी है कि आपका मिनिमम इतना टैक्स पे करने लोग ही एमपी बनेंगे, इतना मिनिमम टैक्स पे करने लोग ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। किंतु यहाँ पर ऐसा सिस्टम था फ्रांस में। और इलेक्टर्स फिर किसको चुनते थे? इलेक्टर्स कितना होते थे? 50,000। किसको चुनते थे फिर ये लोग चुनते थे नेशनल असेंबली का मेंबर को। नेशनल असेंबली का कितना मेंबर होते थे? 745। और नेशनल असेंबली का मेंबर कौन बन सकते थे? जो लोग ज़्यादा टैक्स देते थे, ओके। अब नेशनल असेंबली का काम क्या था? लॉ मेकिंग, कानून बनाना। अब नेशनल असेंबली किसको कंट्रोल करते? किंग को भी कंट्रोल करते, मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करते। मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करते? किंग ही करते, ओके। अब मिनिस्टर्स को वीटो पावर भी दिया गया। क्यों दिया गया है? ताकि सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली का ही पास पावर देंगे तो फिर पावर बैलेंस नहीं होगा, तो किंग को भी पावर देना होगा, ठीक है। तो अब किंग को वीटो पावर दिया गया था। वीटो भी नहीं है, सस्पेंशन वीटो, ओके। दैट मीन्स जो लॉ बनाते हैं नेशनल असेंबली, तो उसको कुछ दिन तक वो इस तरह से वो रोक करके भी रख सकते, रिकमेंड कर सकते, इसमें कुछ कुछ चेंजेस करो, ठीक है। तो ये सिस्टम था फ्रांस का, इस तरह से चेंजेस हुआ, ठीक है। तो कल हम लोग इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसका जो कुछ राइट वगैरह जो है, अधिकार वगैरह, उसका बारे में कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फ्रांस में जो रिवोल्यूशन हुआ तो उसको हम लोगों ने एक डिटेल में तो पढ़ के आया इस तरह से। अब यहाँ पर इसको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, रिलीजियस बोल करके अलग अलग पार्ट में जो डिवाइड करेंगे वो नेक्स्ट डे फिर करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।